तो चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। ठीक है। चैप फंडामेंटल ऑफ रिसर्च क्या होता है? हेलो विराज जी, धीरज जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि इसमें अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या सीखने को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, वेरियस अप्रोच टू इन्वेस्टिंग क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, बिहेवियर फाइनेंस अप्रोच टू इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट involve upfront commitment of sum of money to earn return on its over a period of time. Thorough analysis of underlying security in term of safety, risk, income and growth potential. यानी कि आप सम ऑफ मनी जो पैसे हैं आप रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपका टाइम हॉरिजन शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म या वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग जो होता है वो वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट या डिस्टिंक्ट होता है। ट्रेडर क्या होता है? उनको अ ट्रेडर अटेम्प्ट टू अर्न प्रॉफिट बाय अर्निंग अ स्प्रेड बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस। ठीक है, विदाउट अ नेसेसरी चेंज इन अ अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ असेट्स। ट्रेडर का जो टाइम होरिजन होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। ट्रेडर आर जनरली स्पेकुलेटर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए बेट लगाते हैं असेट्स प्राइस में और सूटेबल पोजीशन लेते हैं कि उनका प्रॉफिट बन जाए। ये ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होता है? फोकस ऑन द पोटेंशियल ऑफ असेट्स वैल्यू टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज, value of assets can increase if can generate higher cash flow without a proportion increase in risk। आप हायर कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, आपका रिस्क इंक्रीज नहीं हो रहा है, रिस्क जो है असेट से रिलेटेड वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और असेट्स का जो रिस्क है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ आपका कैश फ्लो जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है। इन्वेस्टिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, हायर लेवल ऑफ रीगर इन टर्म ऑफ एनालिसिस। आपको टेक्निकल फंडामेंटल दोनों का बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है एक इन्वेस्टमेंट करना। द लेवल ऑफ एनालिसिस कैन बी एदर एट ब्रॉड असेट क्लास। ठीक है। और इन्वेस्टर में ड्रिल डाउन डीपर इनटू इंडिविजुअल स्टॉक्स। या तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे, पूरे पूरे असेट्स का पूरा ब्रॉड एनालिसिस करेंगे, या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को पूरा अच्छे से डीप एनालिसिस करेंगे। एक होता है, देखिए अब इन्वेस्टिंग भी दो टाइप्स के होते हैं। होता है एक एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज और सेट ऑफ सिक्योरिटीज दैट शुड बी परचेज्ड और सोल्ड। इसमें क्या होता है? इवेल्यूशन ऑफ एवरी सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सो दैट इन्वेस्टर कैन सेल स्टॉक दैट आर प्राइस अबव देयर फेयर वैल्यू। ठीक है। आपको कंटिन्यूअसली इवेल्यूट करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है वो फेयर वैल्यू से कितने ज्यादा है। ठीक है। आपको वैसे स्टॉक्स को सेल करना है। वाइल बाइंग सिक्योरिटी, इन्वेस्टर क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका प्राइस फेयर वैल्यू से कितना बिलो है। ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। ठीक है, कि फेयर वैल्यू से ऊपर है तो सेल कर दिए, फेयर वैल्यू से नीचे है तो बाय कर दिए। लेकिन एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और आपको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू पैसिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स टू अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न जो कि ब्रॉडर असेट्स क्लास से ज्यादा हो, अबव द ब्रॉडर असेट्स क्लास, या निफ्टी, बैंक निफ्टी या गोल्ड या कोई भी कमोडिटीज है उससे ज्यादा आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। पैसिव क्या होता है? Passive investing involve investing in broad set of security that fairly represent the asset class। जैसे अपन ने ETF देखा था। ठीक है, पैसिव में आता है।
पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलोइंग इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी। इंडेक्स का जैसा है वैसी सिक्योरिटीज को आप बाय कर लेते हैं जो कि इंडेक्स का पार्ट हो। और आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव कि आप अर्न करें रेट ऑफ रिटर्न डेट सेलेक्टेड असेट क्लास प्रोवाइड, यानी निफ्टी का जितना रिटर्न है, निफ्टी एक एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50 जितना रिटर्न ईयरली दे रहा है उतना ही रिटर्न आप अपने पैसिव इन्वेस्टिंग से कर पाए। ठीक है। फंडामेंटल अब क्या होता है ये आप अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। पैसिव इन्वेस्टर डू नॉट डिसाइड अपॉन इंडिविजुअल सिक्योरिटी टू बाय और सेल। इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को के ऊपर डिसाइड नहीं करना है, आपको ब्रॉडर असेट क्लास को एनालिसिस करना है। ठीक है। फिर रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब क्या है, फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम होता है? पहला रिसर्च करना, फिर एनालिसिस करना। While analyzing involve analysis all available information to arrive at conclusion। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके उसके द्वारा हम अपना कंक्लूजन निकालें। रिसर्च क्या होता है? ऑब्टेनिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, फिर उन इंफॉर्मेशन से आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है। जैसे कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है वो ट्रेजर ट्रोव होता है फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप एनुअल रिपोर्ट से जितनी भी जानकारियां, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप कंपनी के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग थॉरो इंसाइट इनटू कंपनी बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन्वॉल्व अ वेरी डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ एनुअल रिपोर्ट। लेकिन इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट इज नॉट एडिक्वेट, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद जैसे जैसे डेट बढ़ते जाता है वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है। तो आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री कंडीशन और ब्रॉडर इकोनॉमी में नॉट बी कवर इन डेप्थ इन कंपनी ओन फीलिंग। तो आपको इंडस्ट्री और इकोनॉमी का डिटेल है ना, डिटेल तो कंपनी के रिपोर्ट में नहीं मिलेगा, तो ये भी एनालिसिस आपको करना होता है। तो एक फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देता है रिसर्चिंग ऑन इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। ठीक है। ईआईसी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, तीनों के। ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी बात करना है, रिपोर्ट करना है फ्रॉम मार्केट रिसर्च फर्म परफॉर्मिंग सेकेंडरी रिसर्च टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन कंपनी, और इंडस्ट्री टू ट्रैक एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटर्स। Research analysts may also have conduct primary research that involve visiting the company facility, speaking to customer, supplier, employee and others। ये चीजें अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है। यही चीजें कोरिलेट होते रहेगी। हर चीज जो अपन चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, 3 में पढ़ रहे हैं, वापस वो 4 में भी रिपीट होती है। बहुत सारी चीजें हैं, अगेन अगेन बहुत बार इस बुक में रिपीट होते रहती है। ठीक है। Very important that research work of analyst should involve collating insider informations, यानी कि आपको insider informations में इन्वॉल्व नहीं होना है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव होती है, जो कि पब्लिक में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? जो कि प्राइस सेंसिटिव होती है इंफॉर्मेशन, अगर वो न्यूज पब्लिक में चले जाए तो इन्वेस्टर या पब्लिक डिसीजन लेते हैं उसको बाय करना है कि सेल करना है। तो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। और वो प्राइस सेंसिटिव भी होती है। और इंफॉर्मेशन इनसाइडर होगी डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कहां से वो आती है, कितनी रिलायबल है, इसका इंपैक्ट और सर्टिनिटी कितनी है। ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सीईओ कंपनी के वो बात कर रहे हैं अनपब्लिश एक्विजिशन प्रपोजल वुड कॉन्स्टिट्यूट अ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, यानी कि वो कुछ एक्विजिशन करने वाले हैं प्रपोजल का, तो वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन में आएगी। लेकिन
एम्प्लॉय बात कर रहे हैं कि हमारा वर्कलोड बढ़ गया है तो हम एक डिपार्टमेंट परचेज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन इनसाइडर में नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं कई बार। ऑफन एनालिस्ट collate information from different source which individually may not be significant but when put together with other public or non-public information may provide critical insight into the information, ठीक है। these are called mosaics, ठीक है। मोज़ेक एनालिसिस इसको भी बोलते हैं। ऐसी एनालिसिस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट हो सकती है नहीं भी। अगर उसको पूरा पुट टुगेदर यानी एक साथ रखते हैं तो कुछ आपको क्रिटिकल इनसाइट्स कंपनी के बारे में पता चलती है ना। बहुत जगह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एक साथ ऐड करते हैं और एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है उसको मोज़ेक बोलते हैं। टेक्निकल होता है, टेक्निकल से भी कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑल इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ शेयर, कंपनी फंडामेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर, मटेरियल मार्केट सेंटिमेंट, वो क्या होता है स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होते रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस वाले क्या समझते हैं कि जो चार्ट अपन देख रहे हैं उसमें हमको सब चीजें दिख जाएगी, हमको फंडामेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट सेंटिमेंट ये सब देखने की जरूरत नहीं है, वो स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में अपन प्राइस को कैसे फोरकास्ट करते हैं, स्टडी ऑफ पैटर्न इन हिस्टोरिकल मार्केट डेटा जैसे प्राइस एंड वॉल्यूम, ठीक है। पैटर्न कैसा बन रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम कितना है। टेक्नीशियन या चार्टिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं मार्केट एक्टिविटी विल जनरेट इंडिकेट इन प्राइस ट्रेंड, प्राइस के ट्रेंड से डिसाइड होता है कि मार्केट का डायरेक्शन या शेयर का डायरेक्शन किस तरफ है, और मैग्नीट्यूड कितना स्टॉक प्राइस का कि कितना फ्यूचर में वो बढ़ सकता है, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिस्ट के अनुसार प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है। द हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइस प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ अंडरलाइंग ट्रेंड एंड इट्स डायरेक्शन। हिस्ट्री, पास्ट का जो चार्ट पैटर्न है, ऊपर है, डाउन है, साइडवेज है, उसको देख के अपन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर का प्रोजेक्शन क्या होगा। वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग डेट कंपनी प्राइस मूवमेंट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इनपुट, ठीक है। द टाइम स्पेन ओवर विच प्राइस वॉल्यूम आर ऑब्जर्व फैक्टर इन इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फैक्टर इन्फ्लुएंस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम स्पेन कितना है आपका, ठीक है, ईयरली, मंथली, इस टाइप के टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो चार्ट का प्राइस और वॉल्यूम आपको बताएगा कि प्राइस कौन से डायरेक्शन में जा सकता है एज पर टेक्निकल एनालिस्ट पॉइंट, ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट इंटीग्रेट करते हैं थ्री एलिमेंट्स। पहला होता है प्राइस चार्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट एंड प्राइस ट्रेंड, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न, ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइस बाइंग इंटरेस्ट कितना है, प्राइस ऊपर जा सकता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। और ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज, ठीक है। Identifying the support and resistance level which represent point at which there is lot of buying and selling। सपोर्ट में क्या होता है, जहां पर, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रोक होता है, टूटता है, तो उसमें और ज्यादा फर्दर मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है तो मैक्सिमम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वहां पे बुल कमजोर हो जाते हैं और बियर अपनी पोजीशन बनाने लगते हैं। लेकिन जहां रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ठीक है, तो और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो उसका क्या मतलब होता है कि और ज्यादा तेजी या मंदी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रोक करता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें आपको वॉल्यूम के साथ भी कंफर्मेशन लेना होता है, ठीक है। अपवर्ड और डाउन ट्रेंड शुड बी
एक्सप्लेन बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, यानी कि आपको अपवर्ड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिख रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तब आपको ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है। वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड वीक हो रहा है और कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, फिर टेक्निकल एनालिसिस कवर द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा इनटू चार्ट। ठीक है, इंक्लूड, अब चार्ट कितने टाइप के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक। ठीक है, ये भी कई बार आता है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक। और पैटर्न के द्वारा अपने को पता लगता है कि कौन अपन आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। ठीक है, बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक। जो शॉर्ट टर्म और ट्रेडर होते हैं लार्जली डिपेंड यानी कि बिलीव करते हैं टेक्निकल सिग्नल में एज अ बिजनेस फंडामेंटल। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए ज्यादा वो टेक फंडामेंटल पे बिलीव नहीं करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा पसंद नहीं करते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे, यहां तक क्लियर हुआ सर? जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है ना, वैसी टेक्निकल एनालिसिस है, वैसी फंडामेंटल होता है। इट प्रिमाइज दैट इक्विटी शेयर रिफ्लेक्ट पार्ट ओनरशिप ऑफ कंपनी इन लॉन्ग टर्म, वैल्यू शुड बी ड्रिवन बाय द रिटर्न जनरेटेड बाय कंपनी ऑन सेट शेयर कैपिटल। तो वैल्यू जितना शेयर कैपिटल में कंपनी जनरेट करेगी, कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, इन्वेस्टर शुड फर्स्ट गॉज देयर फेयर प्राइस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर अगर मार्केट प्राइस इज बिलो द फेयर वैल्यू, इसका मतलब है कि वहां पे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू से अबव है, तो इन्वेस्टर उस टाइप के शेयर को अवॉइड कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, profit in investment come from not only identify good investment options but also making the investment at right price। आपको गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन अगर वो राइट प्राइस में अगर आप खरीदते हैं तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, राइट प्राइस बहुत जरूरी है। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो राइट प्राइस और गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना बहुत कठिन काम है। ठीक है, आप राइट प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो भी डल मार्केट में। दिस थॉट प्रोसेस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, विच प्रोपोगेट शेयर प्राइस इनकॉर्पोरेटेड एंड रिफ्लेक्ट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन कंपनी बिजनेस एज वेल एज गवर्नेंस साइकिल, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिवॉर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनकी स्टडी अपने को करनी होती है कि हाउ इज द ओवरऑल सिक्लिकल एंड सेक्युलर माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा है, कंपटीशन इंटेंसिटी कैसी है इंडस्ट्री में, कंपनी का पोजीशन कैसा है कॉम्पिटिटर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, फिनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की और कहाँ पे खड़े होती है वो कंपनी, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी कैसी है, और वो अच्छे स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, राइट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं है डायरेक्टर और मैनेजमेंट के बीच। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस के। ये तीनों चीजें अपन चैप्टर वाइज कवर करेंगे, चैप्टर 5, 6 और 7 में। ठीक है, फिर होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फंडामेंटल में अपन दो चीजें देखते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, सम एनालिस्ट अप्रोच इक्विटी एनालिस्ट प्योरली ऑन क्वांटिटेटिव अप्रोच, कुछ एनालिस्ट केवल क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज करते हैं यूजिंग इकोमेट्रिक एनालिसिस। जैसे अपन क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों के लिए यूजफुल है, टेक्निकल और फंडामेंटल के लिए। ठीक है, जैसे टेक्निकल में अपन चार्ट को रीड करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, प्राइस के अप एंड डाउन मूवमेंट का स्टडी करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम और अदर पैरामीटर को चेक करते हैं। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव में एनालिसिस
look for finance and operational metrics of company. ठीक है. It is possible that some of these metric either independent or together with other metrics serve as leading indicator of company performance. या तो बहुत जो इंडिकेटर्स अपन यूज करते हैं या तो वो सिंगल हैंड में आपको बता देंगे, या ओवरऑल सभी मैट्रिक्स को आप या सभी इंडिकेटर्स को कलेक्टिव स्टडी भी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है. टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कैन हेल्प एक्सट्रापोलेट फ्यूचर अर्निंग. ठीक है. हिस्टोरिकल डेटा से भी आप फ्यूचर अर्निंग निकाल सकते हैं. क्वांटिटी एनालिसिस यूज मोर सोफिस्टिकेटेड इकोनोमेट्रिक अप्रोच फॉर रिफाइन देयर आउटपुट. ठीक है. फिर होता है बिहेवियर अप्रोच टू इक्विटी इन्वेस्टिंग. Investor decision have to be based on analysis of available information so that they can reflect expected performance and risk associated with investment. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेते हैं? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस करके अपन ये चेक करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क कितना है. ठीक है. बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बिहेवियर बायस इन डिसीजन मेकर. ठीक है. विच लीड टू लेस देन ऑप्टिमल चॉइस बीइंग मेड. ठीक है. थिंकिंग बिहाइंड प्रोपोनेंट ऑफ फिलोसफी इज द सिक्योरिटी प्राइस गो अवे फ्रॉम देयर फेयर वैल्यू. ठीक है. अपसाइड और डाउन साइड कई बार देखते हैं कुछ के प्राइस अचानक ताबड़तोड़ बढ़ते हैं. फेयर वैल्यू भले ही उसकी यहाँ पे है लेकिन उसके बाद भी बिहेवियर के कारण होता है ना, कई लोगों की सोच है कि बहुत ऊपर तक भी हो जाता है. कई बार फेयर वैल्यू के स्टॉक्स भी रहते हैं लेकिन उनको लेने के बाद भी वो गिरते ही रहते हैं. ऐसा भी मार्केट में होता है. ठीक है. तो ये जो बिहेवियर अप्रोच है उसको अपन डिटेल में चैप्टर 11 में कवर करेंगे कि कौन से बिहेवियर बायस है जो जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को. ठीक है. कि ऐसे कौन से बिहेवियर्स बायसेस हैं जिस जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. यहाँ पे अपना चैप्टर 4 कवर हो जाता है. चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 को अच्छे से स्टडी कर लीजिए क्योंकि अब जो चैप्टर 5 शुरू होगा वो ये समझ लीजिए चैप्टर 1 टू 4 का एक बेसिक की तरह था. आपका बेस जितना अच्छा बन गया उतना ही अच्छा आप चैप्टर 5, 6, 7 को समझ पाएंगे या आने वाले चैप्टर्स को समझ पाएंगे. ठीक है.